Friends, welcome to the Prep General IS Breakfast with the Hindu series. The PDF will be provided in the Telegram link in the description box. The first news is US team to visit India to discuss tariff issues. हम ऑलरेडी जानते हैं कि इंडिया पे यूएसए ने वर्ल्ड का हाईएस्ट टैरिफ इंपोज किया हुआ है 50% रेसिप्रोकल एंड 50% एज अ पेनल्टी टू इंपोर्ट रशियन ऑयल. अगर ये टैरिफ इशू डिस्कस हो जाती है, रिजॉल्व हो जाती है, तो फर्दर इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा और फिर ट्रेड एग्रीमेंट हो जाती है तो फिर अदर एरिया में इंडिया एंड यूएस का पार्टनरशिप स्ट्रेंथन होगी, जैसे कि डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में एंड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को फिर से बल मिलेगा, एक फोर्स मिलेगा. तो फिर से इस पे काम स्टार्ट हो चुका है. नेक्स्ट टॉपिक इज एब्यूज ऑफ डिसेबल प्रिजनर्स. सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जो प्रिजनर्स अथॉरिटी है उनको वार्न किया है कि आप जो प्रिजनर्स के राइट्स हैं उनको एब्यूज नहीं कर सकते, उनको वायलेट नहीं कर सकते, उनको एक फेयर ट्रीटमेंट देना होगा हर प्रिजनर्स को, स्पेशली द डिसेबल प्रिजनर्स को. हर किसी को मीनिंगफुल लाइफ जीने का अधिकार है, राइट, आर्टिकल 21 के तहत. देन ये आर्टिकल GS4 के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है. ह्यूमन डिग्निटी, ऑफिसर्स को एम्पैथी एंड कंपेंशन रखनी चाहिए वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के प्रति. स्टेट का एक ड्यूटी होती है केयर करने का. एंड एक सोल्यूशन है, आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए जो अनफेयर ट्रीटमेंट होती है प्रिजनर्स में, डिसेबल प्रिजनर्स के साथ ऑफिसर्स के द्वारा. तो इससे क्या है कि पहला सोल्यूशन क्या है कि ऑफिसर्स को, जो प्रिजनर्स ऑफिसर्स हैं, उनको सेंसिटिव ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए, जैसे कि उनके अंदर एक एम्पैथी एंड कंपेशन की भावना जगे प्रिजनर्स के प्रति, स्पेशली वल्नरेबल प्रिजनर्स के प्रति. दूसरा सोल्यूशन क्या है कि जो भी लॉज हैं, जैसे कि राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये जो लॉज है, जजमेंट है, उसका प्रॉपर इन्फोर्समेंट या इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है सही से. इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन हो सकती है कि डेडिकेटेड ऑफिसर्स हो हर प्रिजन में, जिसका काम हो कि देखें कि कैसे इन्फोर्समेंट हो रही है उस लॉ का. अगर कोई भी मिस ट्रीटमेंट या इश्यूज आती है तो उसको अकाउंटेबिलिटी उसी ऑफिसर्स को ठहराया जाए, जिससे कि इस तरीका से वो एग्रेसिवली इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश करेगा. तो GS1 और GS4 के लिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट आर्टिकल इज हाउ सर्कुलर इकोनॉमी विल रेज डायरी फार्मर इनकम. सर्कुलर इकोनॉमी क्या है कि यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक बन गया है. सर्कुलर इकोनॉमी इज अबाउट, सिंपल टर्म में अगर इसको डिफाइन किया जाए तो सर्कुलर इकोनॉमी क्या बोलता है कि हर रिसोर्सेज का एक इफिशियंट यूटिलाइजेशन हो, मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट. जो वेस्ट उसका भी आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सके. इवन इन द वेस्ट को आप फर्दर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ले आए, कुछ ना कुछ वेस्ट से भी बना दें, जिससे कि सस्टेनेबल हो, इन्वायरमेंट में वेस्ट का प्रोडक्शन भी कम हो. ये कैसे फार्मर इनकम इंक्रीज करेगा, जैसे एग्जांपल में है कि कैटल डंग को यूज़ कर सकते हैं बायोगैस एंड बायो CNG बनाने में. ऑलरेडी गोवर्धन स्कीम, इंडिया का जो गोवर्धन स्कीम है, उसके तहत किया जा रही है. ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बनाना काऊ डंग से, जो भी काऊ या फिर कैटल्स मर जाते हैं नेचुरली, उनसे लेदर प्रोडक्ट बनाना. इससे क्या हुआ कि इससे क्या हुआ कि जो फार्मर्स हैं, डेयरी फार्मर्स, उनका इनकम इंक्रीज होगा. रूरल एरिया में जॉब क्रिएशन होगा अगर CNG, बायो CNG मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर्स का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होता है तो. और रूरल एरिया से पॉवर्टी रिड्यूस होगा, सपोर्ट रूरल इकोनॉमी. नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू वन रिपोर्ट बाय MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन. उनका रिपोर्ट करना है कि जो हीट वेव है उससे वीमेन डिस्प्रोपोर्शनली इम्पैक्ट होते हैं वीमेन को. 70% ऑफ वीमेन आर इन फॉर्मल एग्रीकल्चर लेबर. लैक ऑफ एक्सेस टू कूलिंग, हाइड्रेशन, सैनिटेशन, उन पे एक एक्सेस बर्डन होता है डोमेस्टिक वर्क का. बाहर तो काम कर ही रहे हैं, घर में भी उनको काम करना है. डोमेस्टिक वायलेंस भी हो जाती है उस समय.
जिससे कि फैटिक, डिजीनेस, डिहाइड्रेशन। इस आर्टिकल का मेन कंक्लूजन क्या है कि जो भी हीट वेव या क्लाइमेट चेंज आती है उसका जो इम्पैक्ट होता है वीमेन पे डिस्प्रोपोर्शनेटली होता है, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू GS2 गवर्नेंस एंड सिविल सोसाइटी। यहाँ पे हम एक पॉजिटिव रोल देखेंगे सिविल सोसाइटी का, सोसाइटी में क्या पॉजिटिव रोल है जिसे आप यूज कर सकते हैं मेंस एग्जाम में। एक NGO है जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन, वो क्लेम किया है कि उसने 22,480 चाइल्ड मैरिजेज राजस्थान में रोका है। NFHS 5 का रिपोर्ट है कि राजस्थान में चाइल्ड मैरिज का जो डेटा है 25.54% है, जो कि नेशनल एवरेज 23.3% से भी ज़्यादा है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी इस तरफ काम कर रहे हैं चाइल्ड मैरिज को रोकने में। चाइल्ड मैरिज इज ऑल्सो नाउ इज़ अ रियलिटी, अभी भी रियलिटी है। इसके रीजन्स क्या हैं? सोशल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, इम्पैक्ट इकोनॉमिक है, एजुकेशन पे लैक ऑफ एजुकेशन हो जाती है, फ्यूचर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी से वो बाद उन्हें नहीं मिलता है फ्यूचर में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। इट इज़ अ चाइल्ड मैरिज इज अ क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन। स्ट्रेंथन क्या सोल्यूशन क्या है कि आप पंचायत को स्ट्रेंथन करो, कम्युनिटी में अवेयरनेस फैलाओ। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू एनर्जी की इंडिया में एक डेटा, बस 2 डेटा यहाँ यूज़ करना है कि इंडिया रिसेंटली इस फाइनेंशियल ईयर में 31.25 गीगावाट एनर्जी सोलर रिन्यूएबल एनर्जी ऐड किया है, जिसमें 24.28 गीगावाट सोलर है। एंड पिछले 11 साल में सोलर कैपेसिटी 2.8 गीगावाट से बढ़कर 130 गीगावाट हो चुका है। दिस इज अ रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द एनर्जी सेक्टर। नेक्स्ट आर्टिकल है जो रुपीज़ डिप्रिसिएशन हुआ है, $1 इज इक्वल टू 90 रुपीज़। इसको लेकर क्या एक पॉइंट बनता है? पॉइंट ये है कि रीजंस क्या है, कुछ 3-4 रीजंस देख लेते हैं कि क्या इसके पीछे कारण क्या है रुपीज़ डिप्रिसिएशन होने का। जो टैरिफ लगा है यूएसए इंडिया पर, उसके कारण यूएसए हमारा इंपोर्ट कमज़ोर हुआ है, जिसके कारण भी वो भी एक रीज़न है। गोल्ड एंड सिल्वर का इंपोर्ट बढ़ गया है। ये अनसर्टन जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट में गोल्ड एंड सिल्वर का इंपोर्ट बढ़ चुका है, वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट वापस लेके जा रहे हैं, वो एक तीसरा रीज़न है। और आरबीआई एक्शन नहीं ले रही है जो पहले एक्शन लेती थी इसे स्टॉप करने के लिए। Depreciation was driven less by the tariff hit or to export and more by the structural trade imbalance। ये इसका कहना है कि इंडिया में रिसेंट टाइम में गोल्ड एंड सिल्वर का इंपोर्ट बढ़ गया है, जिसको बोलते हैं डॉलर ड्रेन, जो भी एक रुपीज़ पे प्रेशर क्रिएट करता है। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं वो अपना जब इन्वेस्टमेंट यहाँ से बेचते हैं तो रुपीज़ को बेचकर कन्वर्ट करते हैं डॉलर में, जो भी एक रुपीज़ पे वो भी एक रुपीज़ पे प्रेशर क्रिएट करता है। और हैंड ऑफ अप्रोच आरबीआई का रहा है। आरबीआई पहले क्या करता था कि डॉलर बेचता था मार्केट में रुपीज़ को कंट्रोल करने के लिए, रुपीज़ डिप्रिसिएशन कंट्रोल करने। इस बार ऐसा नहीं किया गया आरबीआई के द्वारा। 2-3 पॉइंट है इस आर्टिकल्स में। नेक्स्ट, व्हाई विजिट रशियन प्रेसिडेंट विजिट हैज़ बीन मॉडेस्ट। जितना मीडिया में चल रहा था कि इतना एग्रीमेंट होगा डिफेंस से, बड़े बड़े एग्रीमेंट होंगे डिफेंस को लेकर, वैसा कुछ हुआ नहीं। आउटकम इज टोटली मॉडेस्ट। जो भी इसका फोकस मेनली रहा इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे। जो एक एग्रीमेंट साइन हुआ है लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट,
जो कि फैसिलिटेट करेगा इंडियन स्किल वर्कर्स टू मूव इन रसिया। रसिया वर्क करने के लिए इंडियन स्किल एंड अनस्किल्ड लेबर फोर्स जाएंगे। रसिया एंड इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी साइन एमओयू टू बिल्ड यूरिया प्लांट इन रसिया। फिर दो एक बायलैटरल ट्रेड को इन्हेंस करने के लिए दो ट्रेड रूट्स पे काम करने के लिए भी एक चर्चा हुआ है। चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर एंड इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। टोटल इस लो मॉडेस्ट आउटकम का रीज़न रहा है कि वेस्टर्न सैंक्शन का भी डर रहा है, यूयू का प्रेशर है। रिसेंटली जर्मन चांसलर का विजिट होने वाली है और यूरोपियन यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन्डर, उनका भी रिपब्लिक डे में विजिट होने वाली है। तो यूयू का प्रेशर रहा है इंडिया को कि आप बड़ा कोई एग्रीमेंट नहीं करना है रसिया से। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू इंडोनेशिया में एक फर्स्ट फ्लैश फ्लड आया है। फ्लैश फ्लड का रीज़न क्या है? क्लाउड बर्स्ट, इंटेंस लोकलाइज्ड रेनफॉल, ब्रीच ऑफ डैम, लैंडस्लाइड, डैमेज लेक बीच।